हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPSE 008 का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और उन सभी के पास में MPS 008 में भारत में राज्य की राजनीति या फिर हम बात करें स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का प्यार मिला और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हमने आप सभी के लिए क्वेश्चंस बनाए तो वही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आने लगी कि सर हमारे लिए सीख इसी प्रकार से MPSE 008 की भी वीडियो बना दीजिए। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। ये जो PDF है क्वेश्चंस की, इसके अंदर मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलैंग्वेज क्वेश्चन को ऐड किया है। आप हिंदी में क्वेश्चन कई बार देखेंगे पेपर में गलत आता है तो आप इंग्लिश में भी रीड कर सके या इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ सके, क्योंकि कई बार हिंदी में काफ़ी जटिल या फिर मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो बच्चों को समझ नहीं आता। तो इसका आपको लाभ मिलने वाला है। बाकी आप सभी के लिए हमने यहाँ पर एक PDF और आप लोगों के लिए लगाई है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे और उसके आंसर्स को भी यहाँ पर हम डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन 1960 के दशक से भारत में राज्य राजनीति के बदलते प्रतिमान का विश्लेषण कीजिए। ये सेम क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा 1960 के दशक में बताइए, या फिर आपसे 1960 के दशक में ना पूछकर आपसे 1980 के दशक में पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस टाइम अलग है और थोड़ी सी घटनाएं भी इसके अंदर अलग अलग आपकी ऐड होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1900, अगर आप देखोगे 60 के दशक के बाद, यहाँ पर से का मतलब यहाँ पर के बाद से है। से का मतलब क्या है? के बाद। 1960 के दशक के बाद का मतलब क्या होता है? जब आप सभी का इलेक्शन नंबर 4 आएगा। 1967 का जब आपका इलेक्शन आएगा तो इसके बाद से ही हम देखेंगे कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ी सी कैसी होने लगती है, कमजोर होने लगती है। पहले 3 आम चुनाव जो कि आप सभी को पता है, पहला आम चुनाव जो है फरवरी 1952 में, दूसरा आम चुनाव है फिर इसके बाद में 1957 में, तीसरा आम चुनाव है 1962 में और चौथा आम चुनाव है आप सभी का 1967 में। इस चौथा आम चुनाव के बाद से ही हम देखते हैं कांग्रेस प्रणाली जो थी या कांग्रेस पार्टी जो है उसे, जो पहले के 3 चुनावों में हमने देखा एक तरफा कांग्रेस पार्टी राज करती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी अन्य कोई पार्टी उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। लेकिन जैसे ये चौथा आम चुनाव आया तो इस चुनाव में चुनाव के दोहरीकरण बदले। हम कह सकते हैं यहाँ पर 9 राज्य ऐसे थे जहाँ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। इसके अलावा काफी मुश्किल से वो अपने केंद्र की सत्ता बचा पाई। लेकिन इसके बाद में आगे चलकर आप सभी को पता है 1970 में क्या कहते हैं, काफी ज्यादा देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। इसकी वजह से आगे चलकर 1971 में इलेक्शन भी करवा दिए जाते हैं और 1971 में जब इलेक्शन करवाते हैं तो आगे चलकर 1975-76 में आपको पता है आपातकाल का टाइम रहा। कब? 1975 से लेकर 1976 तक। तो उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही था हमारे देश के अंदर, लेकिन उस समय हमारे जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, उस पर भी संकट आ गया था। और ठीक बाद में उसके हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसका विघटन हो गया। तो यहाँ पर 1960 के दशक में पहली बात तो आप सभी को जब ये क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 10 मार्क्स के ही होंगे। आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा पेपर 2 घंटे का होता है, क्योंकि और जो एडमिट कार्ड है उस पर 3 आवर लिखे हुए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 3 आवर इसलिए लिखे हुए होते हैं क्योंकि सिस्टम जनरेटेड होते हैं। ये सिस्टम जनरेटेड है, इसीलिए इनकी हर साल की गलती होती है। लेकिन जो पेपर आपका 2 घंटे का ही होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। ज्यादा नहीं लिखने का मतलब ये है कि टाइम एक क्वेश्चन पे ज्यादा लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन पे कम होगा। 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप सभी को, अगर मैं एक अंदाजा दूं तो लगभग 20 से 25 मिनट एक क्वेश्चन पे आपको राइटिंग करनी है ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर सको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 20 से 25 मिनट जब आप राइटिंग करोगे तो इसके अंदर मिनिमम आपको 3 पेज तो लिखने ही लिखने। और 3 पेज जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर आप पहला पॉइंट तो यही डाल देंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये डालेंगे कि 1960 के दशक में ही जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, कौन से दल? क्षेत्रीय
क्षेत्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। अब भाई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय होने लगा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने क्या करने लगे कि अपने क्षेत्रों में इनकी जो पकड़ थी, ये पकड़ थोड़ी सी कैसी होने लगी, स्ट्रांग होने लगी, और कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे कैसे होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। आप ये भी इसके अंदर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर ये भी कहोगे कि भाई पहली बार 1967 के इलेक्शन में जो है वो महिला पीएम बनी। यानी महिला पीएम का मतलब आप सभी का किससे है, इंदिरा से। क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि मोरारजी देसाई इनके प्रबल कॉम्पिटिटर है, परंतु उस समय के जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उन सभी ने सोचा कि इंदिरा गांधी महिला है, एक डिसीजन लेने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन इंदिरा गांधी जैसे ही सत्ता में आती है, जैसे ही वो पीएम बनती है, उसने उसी टाइम अपने सलाहकार बदल दिए और इस तरीके से कांग्रेस प्रणाली में भी फूट जो है इस समय में देखने को मिलती है। हम 1967 का इलेक्शन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता थे उन्होंने अलग इलेक्शन के अंदर उन्होंने अलग लोगों को क्या कहते हैं सपोर्ट किया। 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव था, तो इस समय एन संजीव रेड्डी और दूसरा आप सभी को ध्यान रखना है वीवी गिरी, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। एन संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उस समय हमने ये देखा कि भाई इंदिरा गांधी से बिना पूछे पुराने नेताओं ने एन संजीव रेड्डी को टिकट दे दिया राष्ट्रपति पद के चुनाव का। अब इंदिरा गांधी को गुस्सा आया, इसीलिए इंदिरा गांधी ने उन्हें सपोर्ट ना करते हुए उस समय के तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था वीवी गिरी, उनको सपोर्ट किया। और आप सभी को पता है, आप मास्टर्स कर रहे हो, प्रधानमंत्री जिस ओर अपना रुख करता है उस ओर जो राष्ट्रपति है उसके बनने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। आप ये कह सकते हो कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है उस पार्टी का ही जो है राष्ट्रपति अधिकतर भारत के अंदर चुना जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप ऐड कर सकते हो। 1980 की बात करोगे तो 1980 के अंदर देखो 1980 का दशक है क्या, ये आप पहली बात तो देखोगे 1977 से लेकर 1980 के बीच में ये पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी जो थी केंद्र की सत्ता से बाहर थी। इसमें जनता पार्टी ने शासन किया। हालांकि जनता पार्टी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। आप देखोगे 3 साल में इनकी सरकार गिर गई और 1980 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो 1980 में इलेक्शन के बाद में हम देखते हैं इंदिरा गांधी जो है दोबारा सत्ता में आती है। इसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या तक 1984 तक वो प्रधानमंत्री रहती है और जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसकी सिंपत्ति उनके पुत्र राजीव गांधी को मिली और 1900 आप देखोगे लगभग 85 से लेकर 1989 के करीब में ना, इसी टाइम के लगभग 1984-85 इस टाइम इलेक्शन हुए और 89 तक राजीव गांधी क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। आपको पता है 1998 में जब चुनाव हुए तो पीएम के तौर पे राजीव गांधी नहीं चुने गए और उस समय के बाद में 1991 तक हमने देखा कि राजीव गांधी की हत्या भी कर दी गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता के बाहर रही और अन्य जो राजनीतिक दल है उन सभी को किस प्रकार से अवसर मिलता है या मौका मिलता है और वो किस तरीके से अपने चुनाव के अंदर अपनी भूमिका को अदा कर पाते हैं। 1980 के दशक में भारत के अंदर आप सभी को पता है कि एक मंडल मुद्दा ये भी थोड़ा सा ज्यादा आ चुका था। मंडल मुद्दा, ये जो ओबीसी है, ओबीसी लोगों के आरक्षण के लिए जो सरकार द्वारा जनता पार्टी के द्वारा ही बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के नाम पर ही एक मंडल कमीशन रखा गया था, जिसका मेन रीजन ये था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका आखिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो इसके डेवलपमेंट हो इसके लिए इन्होंने एक अलग से क्या किया, एक आयोग का गठन किया था। आप सभी को ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब अच्छा इसके अंदर आप लिखोगे तो सांप्रदायिकता या फिर भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां थी वो धर्म को या जातियों को बढ़ावा दे रही थी चुनाव जीतने के अंदर। तो आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ये भी डाल सकते हो, क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा और ज्यादा बढ़ गया था, आप वो भी इस वाले पॉइंट में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्य राजनीति के विश्लेषण करने में मार्क्सवादी ढांचे को बताइए। मैं आपको से इजी बताऊंगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ये वाला, जिसमें आपसे राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पूछा जाएगा या राज्य किस प्रकार से, राज्य के स्वरूप के बारे में पूछा जाएगा। आप किस प्रकार से ये कह सकते हो कि राज्य जो है वो एक मार्क्सवादी संस्था का सपोर्टर है या फिर राज्य जो है मार्क्सवादी ही है। तो यहाँ पर हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे इस जगह पर। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, कमेंट करके आप मांगोगे आपको उसमें भी मिल जाएगा और आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने बता रखा है कि भारतीय राज्य की प्रकृति के एक तो उदारवादी स्वरूप, उदारवादी स्वरूप स्वरूप एक आपको बताया गया है गांधीवादी स्वरूप, गांधीवादी स्वरूप, एक आपको बताया गया है मार्क्सवादी स्वरूप।
तो ये तीनों के तीनों स्वरूप जो है ये आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादातर वहां से करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके 10 नंबर के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, राज्य के स्वरूप का मतलब, या फिर हम राज्य की अगर हम बात करें विश्लेषण के आधार पर हम राज्य को कहें, तो भाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य का हमारे भारत का दिखता है। किस प्रकार से? जैसे भारत के अंदर हम ये कहते हैं, मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य जो है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए एक वर्ग जो होता है दूसरे वर्ग का शोषण करता है। मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य कोई संतुलन स्थापित करने की संस्था नहीं है, बल्कि राज्य क्या है, एक यंत्र की तरह काम करता है। और ये क्या करता है कि भाई पूंजीवादी समाज के अंदर जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं इसके थ्रू। वो कहते हैं कि मार्क्सवादियों का कहना है कि जितने भी नियंत्रणकारी पद होते हैं, ध्यान रखना है कौन से पद? नियंत्रणकारी पद। नियंत्रणकारी, तो ये जितने भी नियंत्रणकारी पद हैं इन सब पर बेसिकली किसका कंट्रोल है? तो नियंत्रणकारी जितने भी ये पद हैं इन पर अमीरों का कंट्रोल है। जितने भी बड़े घरानों के लोग हैं वही चुनाव के अंदर जीतते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जो हायर स्टडीज है, आपको जज बनना है, आपको आपको आर्मी में जाना है, आपको या और चीज़ें आएंगी, तो उसकी बड़ी बड़ी पोस्ट लेनी है, तो एक सामान्य सी एजुकेशन लेकर आप वहां तक पहुंच जाओ, ये बहुत मुश्किल है। इस महंगी शिक्षा प्रणाली को केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं और अमीर लोग ही द्वारा जाकर उस सत्ता पर बैठते हैं। इसीलिए वो जब कोई भी नीति या निर्धारण करते हैं या फिर कोई भी नीति बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसी पॉलिसी ही बनाते हैं जिससे केवल अमीरों को ही फायदा पहुंचे, गरीबों को ना पहुंचे। एक बात तो ये कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि भारत के अंदर जैसे हम देखेंगे क्या है, संघवाद है। भारत के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? संघवाद। अब बताइए संघवाद के अंदर क्या है? आपको पता है शक्तियों का बंटवारा होता है। आप मास्टर के स्टूडेंट्स हो, कम से कम दो या दो से अधिक स्तर पे शक्ति का बंटवारा कह सकते हैं। तो एक तो केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो केंद्र क्या है? राज्य से अधिक शक्तिशाली है, तो केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण इस तरीके से भी करता है। दूसरी चीज, भारत के अंदर जब चुनाव होता है तो उसमें बड़े बड़े तौर पर अगर हम देखते हैं चुनावों में टिकटों को खरीदा हुआ बेचा जाता है, तो उस समय गरीब जो लोग हैं वो बिल्कुल भी उनके अंदर अपनी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है चुनाव सुधार क्या है, यानी व्हाट इज, आपसे पूछा गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। चुनाव सुधार क्या है? पहली बात तो हमने देखा है कि भारत के अंदर जो चुनावी सिस्टम है वो काफी दोषपूर्ण है। जैसे चुनाव के अंदर पैसों की तस्करी बहुत ज्यादा की जाती है। एक पार्टी अधिक से अधिक वोट कमा सके इसके लिए वो जनता की दृष्टि से जीतने के लिए लुभावने लुभावने अवसर देते हैं। जैसे भारत जैसे देश में अब कहते हैं कि आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, कोई कहता है हम 300 यूनिट फ्री देंगे, कोई कहता है कि आपको हम राशन डबल देंगे, कोई कहता है आपके स्कूल्स को हम अच्छा बनाएंगे, या कोई, आपको पता है ऐसा भी होता है कि चुनाव के एक दिन पहले कि भाई लोगों को शराब दी जाती है, साड़ियाँ बांटी जाती है, वो जो पार्टी वगैरह आएगी वो सारी पार्टी दी जाती हैगी। पार्टी का मतलब है यहाँ पर आपको ट्रीट दी जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है चुनाव के अंदर, और जिसकी वजह से जब कोई नेता, सीधी सी बात है, अपनी जेब से इतने पैसे खर्च करता है तो कल को जब भी सत्ता में आता है तो वो उसमें भ्रष्टाचार भी करता है। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं, कि भारत के अंदर जो बहुत सारी चुनाव में ऐसी गड़बड़ी है जिसके अंदर सुधार होना चाहिए। अभी हम सुधार के बारे में बात करेंगे। तो जैसे महिलाओं की बात करते हैं, तो भाई भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। तो भाई महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कहा जाता है कि भाई कितने परसेंट, 33% क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि महिलाएं क्या कर सके, ताकि इसके अंदर महिलाएं क्या कर सके, अपने पार्टिसिपेशन, अपनी जो भी बुनियादी चीजें आवश्यकता है उसको सुनिश्चित कर सकें, उसको आगे अच्छा कर सकें। दूसरी चीज, भारत के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं जो क्या करते हैं, चुनाव के अंदर कानूनी अपराध, ऐसे कुछ उनमें मुकदमे होते हैं, लेकिन वही इलेक्शन में लड़ते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा धांधली की जाती है, तो ऐसे लोग जो चुनावी धांधली करते हैं उनको क्या करना चाहिए, चुनाव से बाहर निकाल देना चाहिए, हम ये भी कह सकते हैं। तीसरी चीज हम इसके अंदर क्या कहते हैं, तीसरी चीज हम इसके अंदर ये भी देखते हैं, तीसरी चीज हम इसके अंदर ये देखते हैं कि चुनाव के समय बहुत सारे दुष्प्रचार या और भी कमियां देखने को मिलती है हमारे भारत जैसे देश के अंदर। चुनाव के दौरान हमारे भारत जैसे देश के अंदर हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आज देखोगे आप तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था के कारण भारत के अंदर 750 से भी अधिक पार्टियां हो चुकी हैं और क्षेत्रीय पार्टियां लगातार बन रही है। कल को
बहुत सारी ऐसी पार्टियां, जितने भी प्रमुख नेता है, अगर उनको उस राजनीति पार्टी में ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती तो अपनी अलग पार्टी बना देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई बहुमत मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इसके अंदर भी सुधार करना चाहिए। इसके बाद में हमारे देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारे देश के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे देश का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसके अंदर भी दिक्कत है। जैसे हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या फिर हम ये कहें तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली को अपना रखा है। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रणाली है, इसको अपनाने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे देश के अंदर जो है उम्मीदवारों को अच्छे से लोग बाग चुन नहीं पाते। जैसे कि अमेरिका में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, तो हमारे देश में क्या होना चाहिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में देखो बहुत सारे सुधार मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा आप और भी सुधार इसके अंदर देख सकते हो। अब अगला बताया कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था जो है, इसका राजनीतिक महत्व है, इसका बताइए। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैं आप सभी को बता दूं, इस वाली जो पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए हम यहाँ पर बताएंगे। इसके अंदर बताएंगे कि भाई जो बहुदलीय व्यवस्था है उसके क्या फायदे हैं, जैसे दो दलीय की व्यवस्था के गुण बता रखे हैं। यहाँ पर हम बहुदलीय व्यवस्था के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक बार में मैं इस पीडीएफ को उठाऊंगा और तब एक साथ ही इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के लिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य में जो है राज्यों के ऊपर, भारत के अंदर वैश्वीकरण का राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैश्वीकरण है क्या, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि वैश्वीकरण को प्रवाह के रूप में देखा जाता है। एक देश से सांस्कृतिक, राजनीतिक, पूंजीवादी या फिर ऐसी व्यवस्था जो फ्लो के रूप में एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से जा रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हो रहा है, पूंजी का हो रहा है, और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात है कि देशों का विकास हो रहा है। विकास की गतिविधियों को वैश्वीकरण के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम राज्य के ऊपर प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो राज्य की प्रवृत्ति बढ़ भी रही है और घट भी रही है। दोनों तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के। राज्य का प्रभाव का मतलब है यहाँ से आप सभी के लिए राजनीतिक प्रभाव। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, लगभग 3 लाख से प्लस व्यूज है। अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो आप भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप सभी को, वहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मली मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है कि भाई सरकार को पहली बात तो सरकार के पास में पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे। जैसे नागरिकता का कॉन्सेप्ट सरकार के पास था, सरकार जिसको मन करता था उसको नागरिकता दे देती थी। आज आपके समय में पैसा है, आप जैसे भारतीय हो, आपके पास में बहुत पैसा है, आपने चाहा कि यार मेरे को दुबई की नागरिकता चाहिए, आपने सोचा मेरे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए, आप वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री खोल दो, वहां की सरकार आपको नागरिकता आसानी से दे देगी। तो सरकार पहले सोच समझ के नागरिकता देती थी, लेकिन आज के देश में कई देशों में ऐसा है कि आप उसमें एक स्लेब बना रखा है कि आप उसमें इतना अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको वहाँ की जो है सिटीजनशिप, नागरिकता मिल जाएगी। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज देखो, नागरिकता के कॉन्सेप्ट से एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपके सामने विजय माल्या का नाम लूंगा, आप सभी के सामने। विजय माल्या जो है, ये आप सभी को पता है किंगफिशर कंपनी का मालिक था, और ये भगोड़ा है। ये इसने भारत के कई बैंकों से या फिर जगह जगह से इसने लोन लिए, और इसके बाद में वो क्या कर रहा, उसने हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में चला गया। अब वो दूसरे देश में चला गया, तो दूसरे देश में जब वो चला गया तो अब वहां पर उसने अपने उन पैसों को वहां इन्वेस्ट कर दिया, और वहां पर उसने अपना बिजनेस खोल लिया। भारत से पैसा लिया, दूसरे देश में इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां की सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है। तो हमारी सरकार का दायरा कमजोर हो रहा है। वैश्वीकरण की वजह से जो है अपराध हमारे देश में बहुत ज्यादा, एक तो ये भी है, बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में हम सोशल मीडियाज़ को देखते हैं, तो लोगों को कोई नए नए आइडियाज़ मिल जा रहे हैं कि कैसे अपराध करने चाहिए, कैसे अपराधों करने के बाद में वेपन्स हो गए या जो चीज़ें उनको कैसे छुपाया जा सकता है, या जो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका एक ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा, हम बात जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ वगैरह है, सूचना, भाई सेंसरशिप हर देश में होती है। सरकार जब तक, सेंसर बोर्ड हमारा है, जब तक किसी सूचना को या फिर किसी भी चीज को जो आपको दिखाई जाती है, अगर उसको वो परमिट ना दे तो वो क्या नहीं हो सकता, वो आगे पास नहीं हो सकता। आप सभी को ध्यान रखना है। तो सूचना के लिए हमें पहले सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज के जमाने पर जो है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी घटना घटती है ट्विटर पर या और जगहों पर आपको फट से न्यूज़ मिल जाती है। सरकार जो है, अब हमें सरकार के ऊपर ही पूरी तरीके से सूचना के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। पहले आकाशवाणी थी, रेडियो था या फिर और सारी चीज़ें थी, इस पर ही हम केवल सूचनाओं के लिए निर्भर रहते थे, लेकिन अब हमें उन पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल गया। दूसरा, सरकार का दायरा एक इस तरीके से कमजोर हो रहा है। पहले सरकार, रोजगार की व्यवस्था सरकार करती थी, सरकार के हाथ में था। आज के ज़माने में बहुत सारी जो है प्राइवेट कंपनी आ रही है देश के अंदर, और जो ये प्राइवेट कंपनीज है,
ये प्राइवेट कंपनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, ना केवल विदेश की बल्कि देश की भी। तो रोजगार के जैसे साधन जो है, जो सरकार जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी, अब वो सरकार के हाथ से धीरे धीरे जाने लगे हैं। इसके अलावा सरकार केवल संविधान, संसद या फिर हम कहें तो शासन प्रबंधन इस तक ही सीमित होती जा रही है। उसका जो दायरा है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कमजोर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इतने पॉइंट्स बता दिए मैंने आप सभी के लिए, तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के अंदर राज्य राजनीति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। देखो सेम क्वेश्चन है ये आपसे पेपर में, राज्य राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा। अब यहाँ पर भूमंडलीकरण, जिस बच्चों को पता ही नहीं, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और एकीकरण, ये सारी चीजें अगर लिखती है, वैश्वीकृत लिखा आ जाए, ये सब चीजें एक होती है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी में भाषाओं का अखिल होता है, हिंदी में घुमाया जाता है भाषा, इंग्लिश में एक ही शब्द इस्तेमाल होगा, वो है ग्लोबलाइजेशन। और इससे क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर बनेगा, आपको ध्यान रखना है। 1980 से भारतीय राजनीति में उन घटनाओं की चर्चा करनी है जो भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था को परिवर्तित किया है, जिसने भारत की दल की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह है। शाहबानो का केस था, बाबरी मस्जिद का मुकदमा है, या फिर हम बात करें तो गोधरा कांड की बात कर लेते हैं। तो भारत में कई ऐसी जो है घटनाएं घटी है जो भारत को, या कई राजनीतिक दल है उनको डायरेक्टली उनके साथ इंटरलिंक करके देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी को हिंदूवादी पार्टी के रूप में देखा जाता है, कांग्रेस पार्टी को देखिए तो वो मुस्लिमवादी पार्टी के रूप में देखा जाता है। ऐसी भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्हें जातियों के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जातियां और चीजों के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली अगर हम कह दें तो भारतीय राज्यों में जो दलीय व्यवस्था है, भारतीय राज्यों में जो दलीय व्यवस्था है, इसके अंदर हमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं 1980 के बाद में। इसके अलावा एक ओबीसी का मुद्दा है, आप सभी को पता है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया, क्योंकि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है वो पीछे होते जा रहे हैं। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, हालांकि जो ये रिजर्वेशन है स्टार्टिंग में ओनली 10 ईयर्स के लिए किए गए थे, आगे इसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन फिर भी कोई इसको खत्म करने की बात नहीं करता। तो ये भी दलीय व्यवस्था को परिवर्तित करने के काम कर रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके अंदर दलीय व्यवस्था में कहें तो भाई अब गठबंधन जो है, या फिर हम कहें बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था इस टाइम के बाद हमें देखने को मिली है। बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियां जो है वो गठजोड़ कर रही है। 1989 से लेकर अगर हम मई 2014 तक की बात करें तो इस टाइम तक कोई भी 25 सालों तक लगभग कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जिसको कभी भी चुनाव में क्या मिले, बहुमत मिले। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा हमारे लिए, देश के लिए, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनावी व्यवहार को निर्धारण करने वाले तत्वों को बताइए। तो भारत में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो चुनाव को परिभावित करती है। तो भारत में आप सभी को पता है, हम सभी इलेक्शन, या आप तो मास्टर्स कर रहे हो, मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वोट देते होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे भारत में चुनावी व्यवहार को क्या क्या चीज निर्धारित करेगी। सबसे पहली चीज, चुनावी व्यवहार को जो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मतलब होता है चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मतलब है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग डेट फाइनलाइज करेगा, चुनाव आयोग कुछ नए नए नियम बना सकता है ना। तो ये सबसे पहले चुनावी व्यवहार को ये प्रभावित करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले जो था हमारे देश में वॉलेट पेपर पे इलेक्शन होते थे, यानी जो पर्ची होती थी, पर्ची पे इलेक्शन होते थे। लेकिन आगे चल के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, दूसरे देशों में ईवीएम मशीन आती थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भारत ने भी धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट किया। तो चुनावी व्यवहार इस तरीके से, चुनाव इस तरीके से किए जाएंगे, तो ये चुनावी आयोग की वजह से क्या किया गया, निर्धारण किया गया। दूसरी चीज, भारत के अंदर चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल है वो किस चीज का रूल है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, वो है जातियों का रूल। भारत के अंदर अलग अलग तरीके की जातियां अलग अलग क्षेत्रों में रहती है, और बहुत सारी जातियों के नाम पे ही राजनीतिक पार्टियां बन चुकी है। पहली बात तो ये, राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव के समय में जब वोट मांगती है तो वो अपनी जातियों का सहारा जरूर लेती है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि उन्हें इस चीज का प्लस पॉइंट मिलता है चुनावी व्यवहार में। दूसरी बात, भारतीय चुनावी व्यवहार के अंदर जो चुनाव की समय सीमा है ये भी इसको प्रभावित करती है। यानी चुनाव को, अगर चुनाव के अंदर समय अधिक दिया है प्रचार करने का, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा समय मिलता है चुनाव को प्रचार करने में। लेकिन अगर कम समय मिलता है तो उसके अंदर कम। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में धर्म, जाति, या फिर हम कहें पैसा, ये सारी चीजें भी भारतीय चुनाव व्यवस्था को प्रभावित करती है, या फिर लोगों की सोच जो है वो भी प्रभावित करती है, विकास भी प्रभावित करती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय विवाद जो है उसको सुलझाने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, तो इसके बारे में हम अभी आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भारत के अंदर पूछा गया है अंतर्जलीय विवाद, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जलीय विवाद संबंधित राजनीति। तो भारत में बहुत सारे जलीय विवाद हैं, इसमें जो है रावी व्यास और जो है सतलुज यमुना नहर है जो है, इसको लेकर हम इनको डिस्कस करेंगे मेनली। तो पहली बात तो ये जो विवाद है जल विवाद, तो ये क्या है, अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग क्या है, राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँगा कि अलग अलग राज्य ऐसे हैं, उनके बीच में क्या है चुनाव, यहाँ पर हम देखते हैं कि विवाद है, उनके बीच में क्या है, विवाद है इस चीज को लेकर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूँगा जल विवाद, जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। यहाँ पर आप सभी को जैसे सतलुज और यमुना की बात होती है, तो यमुना नदी का जो ज्यादातर वाटर है वो हरियाणा के तरफ से हमारे पास में पहुंचता है, तो हरियाणा उसका ज्यादा यूज करता है। सतलुज नदी जो है इसको पंजाब कहता है कि मैं हरियाणा को इसके साथ जल साझा नहीं करूंगा, और इसीलिए ये काफी ज्यादा विवाद भी हमें देखने को मिलता है। तो आप सभी को याद रखना है कि ये इन विवादों को हल करने के लिए सरकार ने, क्योंकि राज्यों से संबंधित विवाद है और आप सभी इतने मास्टर के स्टूडेंट्स तो जानते हो, यदि किसी मुद्दे को लेकर राज्यों के बीच में विवाद है तो या तो उसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा या फिर उसे सीधा सर्वोच्च न्यायालय भेजा जाएगा। और यही इसीलिए क्या किया गया, इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय भेजा गया। हालांकि वहां से भी कोई उपाय नहीं निकल पाया, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जल के लिए हम किसको मना कर सकते हैं, पानी के लिए तो किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि जल ही जीवन है, हर किसी के लिए जरूरी है। और एक राज्य कभी ज्यादा यूज करे दूसरा राज्य को कुछ मिले ना, तो ये भी एक भाई आप कहोगे ये तो गलत बात है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब मिल रहा है तो कम से कम इतना तो मिले कि उपभोग कर सके कोई व्यक्ति। तो इसीलिए यहाँ पर आगे चलकर हमने देखा कि न्यायिक नियुक्ति की गई, प्राधिकरण बनाए गए और उनको ये काम दिया गया। इसी इसी हिसाब से हम जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें तो मेनली बताया गया है कि भाई सरकार द्वारा समय समय पर ऐसी परियोजनाएं लाई जाती हैं जिससे जल का उपयोग जो है वो इस हिसाब से किया जाए ताकि आने वाले लोग जो हैं वो भी इसका उपयोग कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि न्यायाधिकरण को निष्पादित निर्णय के अलावा जल बंटवारे विवाद पर कानून बनाने हेतु संविधान की धारा 262 में संघ सूची में जो प्रविष्टि 17 है इसके अंदर बताया गया है कि भाई बेसिकली न्यायालय जो है वो इनके मामलों को सुलझाएगी, पहली बात तो। और दूसरा, सरकार जो केंद्र सरकार है उसका मुख्य रूप से काम है कि वो जल विवाद को ना उत्पन्न होने दे, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कानून या फिर नीतियां निर्धारण करे ताकि जल का उपयोग हर कोई कर सके। ये आप सभी को याद रखना है, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, भाई भारतीय राज्यों में, इसमें भारतीय राज्यों में जल व्यवस्था जो है दलीय व्यवस्था के विखंडन की ओर अग्रसर होने वाली घटना। देखो विखंडन का मतलब होता है टूटना, तो भारत में राजनीतिक दल क्यों टूटते हैं, तो मेनली 2-3 कारण है उसके। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो भारत में दलीय व्यवस्था के बनने के रीजन ये है कि जब हम एक ही पार्टी के अंदर जब कई उम्मीदवार रहे और उसमें से हम किसी एक गुणवान व्यक्ति को या फिर जिसको लगता है कि मैं गुणवान हूँ लेकिन उसको हम प्राथमिकता नहीं देते, उसको हम जो उसकी वैल्यूज है जो उसको लगता है उसको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और कई बार वो अपनी राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देता है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि नेताओं के बीच में राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं। राजनीतिक क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, यानी उनकी जो स्पष्टता या जो दृष्टता है या उनकी जो नीतियां हैं वो एक दूसरे से इक्वली नहीं है, और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी विखंडन के रूप में चली जाती है। तीसरी बात, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कई लालची नेता जो होते हैं वो जानबूझकर अपने अवसर ना मिलने की वजह से वो अपनी उन राजनीतिक पार्टियों को क्या कर देते हैं बेटा, छोड़कर चले जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भारत में संवाद के बदलते हुए स्वरूप को बताइए। तो भारत में संवाद है क्या, आपको पता है संवाद का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, शक्तियों का बंटवारा किया जाए। तो भारत के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है लेकिन इसका स्वरूप बदल रहा है। स्वरूप बदलने का मतलब ये है कि संवाद ये कहता है कि हमने 2 स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, और हमने दोनों को इंपॉर्टेंट दे रखे हैं ताकि दोनों एक दूसरे के विवाद में ना आए या एक दूसरे से विवाद ना हो, उनकी पॉलिसी बनाने टाइम वो इंटरफेरेंस ना करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन हमने देखा है संवाद की वजह से भारतीय राजनीति का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। जैसे ज्यादातर चीजें केंद्रीकृत प्रवृत्ति होती जा रही है, केंद्र सरकार जो है
उसके पास में राज्यपाल है, वो सरकार के जो भी कानून है, अगर वो नहीं चाहते, अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाए तो राज्यपाल को कह देते हैं कि भैया आपको सिग्नेचर ही नहीं करने, तो वो कानून बनेगा कैसे? तो एक ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे केंद्रीय आयोग हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो वो भी ऐसे मामलों में केंद्र सरकार का ही पक्षधर रहते हैं हमेशा, राज्य सरकार का नहीं रहते, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, उन सभी कारणों का परीक्षण कीजिए जो भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्ग के उदय में सहायक रहे। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, दूसरी चीज़, उन्होंने शिक्षाओं के क्षेत्रों में वंचित रखा जाता था। जिन बच्चों ने कल की वीडियो देखी थी हमारी MGP या MPSC 007 वाली, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा था, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, वहाँ भी पढ़ना था आपको, यहाँ भी पढ़ना था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपसे भी से, कांग्रेस पार्टी के विघटन के कारण बताइए। तो कांग्रेस पार्टी के विघटन के कई सारे कारण हैं। जैसे आप देखोगे, विघटन का मतलब ही पतन होता है, तो कब से कब तक माना गया है? 1967 से लेकर 1989 तक ये कांग्रेस पार्टी के पतन का काल रहा। पतन का मतलब होता है कमजोर पड़ना, आप सभी को पता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1952 में, 1957 में और 1962 में, इन तीन आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक तरफा डोमिनेट कर रही थी, कोई दूसरी पार्टी उसके आसपास भी नहीं भटक रही थी। लेकिन आगे चलकर 1967 से ही जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जो है दूसरे राज्यों में या अन्य राज्यों में उसकी सीटें कमाने लगी। तो यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी के प्रणाली का जो पतन का काल, एक ये मानते हैं, काल की बात करें, और इसका रीजन ये मानते हैं, कई सारे रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि इंदिरा गांधी के अलावा पार्टी के अंदर कोई और ऐसे राजनेता नहीं बचे थे जो दूरदर्शी हो, जो या फिर ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि कांग्रेस पार्टी को टूटने ना दे। इसके अलावा जो पुराने प्राचीन नेता थे हमारे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से कांग्रेस प्रणाली को इतनी ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त थी, वो राजनीतिक पार्टियां के जो मेंबर्स थे, वो भी धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। और इस वजह से आगे चलकर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी जो है, इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो कांग्रेस पार्टी का जो विघटन है, वो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया, तो हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे हुआ है। कांग्रेस पार्टी के प्रति जो जनता के भरोसा था, वो धीरे धीरे कम होता गया है, और वो एक समय ऐसा आ गया है कि अब कई राज्यों में उनकी सरकारें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, या फिर है ही नहीं, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय राज्य रिश्तों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधनों को बताइए। तो ऐसे संवैधानिक संशोधन बताना है जिसकी वजह से केंद्र के और राज्य के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन है, जैसे कृषि है, शिक्षा है ना, स्वास्थ्य है। इन सभी मैटर में बात करेंगे, फिर चुनाव से पहले की बात करें, जैसे स्टेट में चुनाव है तो उस स्टेट के अंदर जो है बहुत सारी घोषणाएं की जाती है, लेकिन अंत में कोई काम नहीं किया जाता। संवैधानिक संशोधन की बात इसके अंदर पूछी गई है, तो आपको इसके अंदर संवैधानिक संशोधन के बारे में ही बताना है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में कृषि परिवर्तन के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित नीतियों को बताइए। तो इसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपकी हरित क्रांति जो है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे हुए, और साथ ही साथ में उस प्रस्तावित नीतियों, जैसे बाहर से बीज मंगाए गए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई, उन्नत किस्म के औजार बनाए गए, इससे जिन लोगों ने इसको अपनाया वो तेजी से क्या कर गए? ग्रो कर गए, विकास कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच में आपसी राज्यपाल की भूमिका। तो राज्यपाल की भूमिका आपको जरूर करनी है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आता है, ये क्वेश्चन पक्का करके जाना। अगला क्वेश्चन आपसे बीच क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है कि भारत में राज्य स्वायत्तता आंदोलन की चर्चा कीजिए। तो मैंने इसके अंदर मैं आप लोगों को जनरली कहूँगा कि हमने एक वीडियो बना रखी है निर्जातीय आंदोलन की, तो आपको वो देखना है, जिसमें आपको निर्जातीय में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ऐसे स्टेटों के बारे में चर्चा करनी है जहाँ पर लोग सदियों से रहते तो हैं, लेकिन वो वहाँ के एक तरीके से मूल निवासी की तरह हैं, और वहाँ पर जो है उनकी खास डिमांड है कि सरकार द्वारा ऐसे समय समय पर प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको रहन सहन में दिक्कत हो रही है। ऐसे देश जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, वो देश व्यापार करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका सदियों का पुराना जो काम है वो काम वो करते हैं, उनकी भाषा जो है वो छिपती जा रही है उनसे, उनका जो तकनीक है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर स्वायत्तता के जो आंदोलन है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो बेसिकली वो कर रहे हैं। यहाँ पर स्वायत्तता की बात अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलीय व्यवस्था का विकास और दलीय व्यवस्था के नजदीकी
क्रियाकलापों को बताइए। तो राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है, तो इसके अंदर राजनीतिक दलों का विकास हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पीडीएफ है हमारा, इसके अंदर अभी हम बात करेंगे, मैंने बताया कि हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भारत में राजनीतिक दलों का विकास। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। अभी कई क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रोक रखे हैं और मैं यहाँ पर भी ओरली वर्बली समझा रहा हूँ आप सभी को। अभी उस पीडीएफ के अंदर भी बात करेंगे, और इस पीडीएफ के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेज है, बहुत सारे पेजेस के अंदर मजा आएगा आज की क्लास में आपको। तो भारतीय राजनीति में निर्जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीतिक ढांचों की चर्चा कीजिए। तो भारत के अंदर जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, असम है ना, इसके अलावा पंजाब है, तो यहाँ पर बहुत सारी एथिक्स रहती हैं, और ये बेसिकली जितनी भी एथिक्स हैंगी, ये एथिक्स चाहते हैं कि इनका कल्चर जो है इनके अकॉर्डिंग ही रहे, और ये अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही गुरु हों। लेकिन हमारा इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं आता, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, या फिर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, या फिर अपने हिसाब से अपने जीवन को रहन सहन के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसानों पर हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो बहुत सारे प्रभाव पड़े। जिन किसानों ने हरित क्रांति को अपनाया, उन देशों को या फिर उन लोगों को कहें तो वो लोग अमीर हो गए। नए किस्म के बीज जो है वो अमेरिका वगैरह से मंगाए गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो नहर निर्माण या सिंचाई परिवर्तन करवाया गया, या फिर नए नए लोगों को रोजगार मिला। इसके अंदर हम ये भी इंक्लूड करना चाहें तो इसके अंदर हम कर सकते हैं, श्रमिक वर्ग पर निजीकरण का प्रभाव बताइए। तो निजीकरण होता क्या है, कि लेबर वाली बात है निजीकरण। तो यहाँ पर निजीकरण की बात जब भी आ जाए प्राइवेट वाली बात है, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण श्रमिकों पर क्या प्रभाव है। तो श्रमिकों के लिए फायदा पहुंचा है, जैसे श्रमिकों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ गई है। पहले हमें क्या था कि केवल अपना जो परंपरागत काम है हम वही कर सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो अपने परंपरागत कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे। दूसरी बात, श्रमिक वर्ग पर निजीकरण का एक इम्पैक्ट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनको क्या होने लगा है, जिनको हम ये देखते हैं कि उनका ईएसआई कटता है, पीएफ कटता है, तो उन मजदूरों का बेसिकली क्या हो रहा है, उनको स्वास्थ्य के लिए बीमा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिन मेरे दोस्तों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे उनके लिए वीडियो इतनी है, लेकिन जो बच्चे आगे और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो में बने रहें और वो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत में राजनीतिक दल का विकास कैसे हुआ है। तो भारत में अगर हम बात करें, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उसी समय भारत में राजनीतिक दल जो है उसका क्या हुआ, विकास होना शुरू हुआ। 1985 में सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम आईएनसी बोलते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर हम बात करें, इसके अंदर तो प्रमुख वही नेता शामिल थे जो उस समय के सारे प्रमुख लोग थे, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी बताया गया है कि कांग्रेस जो है उस समय राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में काम कर रही थी। उस समय उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, आप ये भी कह सकते हो। लेकिन आगे चलकर क्या किया गया, कुछ राजनीतिक पार्टियों का और भी गठन हुआ, जिसमें हम देखेंगे मुस्लिम लीग है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और राजनीतिक पार्टी की, तो विश्व हिंदू परिषद है, या फिर देश के अंदर और सारी राजनीतिक पार्टी समय समय पर बनती रही है। तो आपको ये भी याद रखना है। आज़ादी के बाद भी भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा 1979 से लेकर दो दल की पद्धति है। इसके अंदर बेसिकली या तो जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, इन दोनों को भी बहुमत मिला है, या फिर ये दोनों ही अच्छी तरीके से इस टाइम तक रही भारतीय राजनीति के अंदर कंट्रोल करते हुए। एक तो कांग्रेस पार्टी भी रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी की वजह से हम कह सकते हैं 1980 से जो है 89 तक। तो 1980 से 89 तक यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक टाइम पीरियड था, क्योंकि इन पूरे के पूरे टाइम पीरियड पे कांग्रेस पार्टी का ही शासन हुआ, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें भाई बहुदलीय व्यवस्था के दोष बताओ, गुण बताओ। तो उसमें बहुदलीय व्यवस्था के बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि उसके अंदर लोगों के पास में बहुत अधिक ऑप्शन होते हैं। नुकसान ये है कि अधिक ऑप्शन होने की वजह से बहुमत नहीं मिल पाता लोगों को। एक फायदा ये है कि भाई बहुदलीय व्यवस्था के कारण लोग जो हैं वो किसी एक राजनीतिक दल के ही पुजारी नहीं बने रहते। जो व्यक्ति उनके लिए अच्छा कार्य करता है वो उन व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। बाकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी स्क्रीन पर ही नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर को सेव कर लें ताकि फर्दर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप इस नंबर के थ्रू अपनी क्वेरी भी कर सकते हो और
आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन करना, जिसके अंदर लगभग 600 लोग जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ में ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।